आज हम पढ़ेंगे रामचरण भिंडी। देखिए इस पाठ में ये बताया गया है कि बच्चे जो है बड़े शरारती होते हैं। बालपन ही यानी बचपना ही शरारत से भरा होता है। और इस पाठ में बच्चे जो है अपने घर में रह रहे रामचरण के साथ बड़ा ही मजाक करते हैं। जिस बात से यानी भिंडी बोलने से रामचरण को बड़ी चीड़ होती है और बच्चे बार बार भिंडी भिंडी कह करके रामचरण को चिढ़ाते हैं। इस पाठ में ये बात बताई गई है, इसके जो विभा देवसरे जो लेखक हैं, इन्होंने बताया है कि उन दिनों में मुरादाबाद में थी और पिताजी रेलवे में बड़े अधिकारी थे। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि लेखिका के पिताजी किस विभाग में कार्यरत थे, यानी किस विभाग में नौकरी करते थे। ठीक, उत्तर है रेलवे विभाग में, रेलवे डिपार्टमेंट में। बड़ा सा बंगला था, उसके चारों ओर सुंदर सा लॉन था, फूलों से भरा बाग था और एक और घरेलू सब्जियां उगी थी। यानी होता है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनका जो बंगला होता है, तो घर के जरा आगे पीछे चारों ओर थोड़ी जगह होती है, वहाँ लोग सब्जी उगाते हैं। कुछ लोग पौधे फूल जो है गमला रख के, गमले में या ज़मीन अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो वहाँ नीचे भी खुदाई करके वहाँ पे पौधारोपण कर देते हैं और सब्जी या फूल लगा लेते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है, होता भी है। और आपको भी करना चाहिए अगर ऐसा है तो। मैं तो करता हूँ। उसी बंगले के अहाते में कुछ छोटे छोटे क्वार्टर्स भी बने थे। बंगला का जो अहाता था, बाउंड्री जो अंदर, उसी में क्वार्टर भी बने हुए थे जिनमें नौकर आदि रहते थे। उन्हीं से लगा हुआ मोटर गैरेज था जो मोटर के न होने के कारण खाली पड़ा रहता था। तो कह रहे भाई यानी गाड़ी रखने के लिए, कार रखने के लिए एक गैराज बना हुआ था। और चूंकि अभी इनके पास या जो भी है, जिस तरह से भी कहें, कार नहीं थी, इसलिए वो गैराज खाली था। गैराज खाली था, जगह भी अच्छी है वहाँ, इसलिए जो है रामचरण उसी गैराज में रहता था। रामचरण इसी में रहता था। गैराज के सामने मोटर धोने के लिए एक हौज भी थी, यानी एक टंकी बनाए थे जिसको हौज कहते हैं, और उसमें पानी भरा था। कभी अगर गाड़ी धोना हो तो उसी हौज के पानी से गाड़ी को लोग धो लेते हैं। रामचरण इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। अब चूंकि गाड़ी नहीं है इसलिए वो वहाँ रहता था गैराज में, और गाड़ी धोने के लिए जो हौज बनाई गई है उस हौज के पानी का और हौज का उपयोग ये किसके लिए करता था? कपड़े धोने के लिए करता था। लेखिका ने बताया है कि हमारे घर के अलावा आसपास के बंगलों के कपड़े वह ले आता था और उनकी धुलाई की आमदनी से ही अपना पेट पालता था। मतलब अपना खर्चा वर्चा निकाल लेता था, खर्चा वर्चा चलाता था। कैसे? कपड़े धो करके, लेखिका के घर के और फिर पड़ोसियों के पास भी जाता था और उनके भी कपड़े धोता था। फिर कपड़ों को आयरन करना और देने से भी कुछ लोगों से पैसे आ जाते। तो समय का देखिए ऐसा करना चाहिए, समय का सदुपयोग भी होता है और कुछ ना कुछ आमदनी भी हो जाती है और व्यक्ति फिट भी रहता है, मतलब तंदुरुस्त भी रहेंगे। अगर हम चुपचाप बैठे रहें, कुछ काम ना करें, तो बैठे बैठे मानसिक रूप से भी बीमार होंगे और शारीरिक रूप से भी बीमार होंगे। इसलिए कुछ न कुछ काम अगर हम करते रहें तो अच्छा रहेगा। उस बड़े से गैरेज में रामचरण अकेला ही रहता था। देखने में वह अच्छे गहरे रंग वाला लंबा तगड़ा इंसान था। गहरे रंग वाला था, लंबा था और बहुत ही तंदुरुस्त था। और इस पाठ में ये पूछा जाता है कि रामचरण देखने में कैसा था, या रामचरण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपको यही लिखना है कि रामचरण जो है देखने में बहुत अच्छे और गहरे रंग वाला था, लंबा तगड़ा इंसान था, यानी बहुत ही तगड़ा कहने का मतलब है बलवान था, उसके पास ताकत थी। अब चूंकि जो लोग हर समय
फिजिकली वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें ताकत तो होती ही होती है। जब कोई उत्सव होता वह सफेद झक कपड़े पहनकर, यानी एकदम सफेद साफ सुथरा कपड़ा पहन करके पगड़ी बांधता था। पगड़ी बांधना आपको पता ही है, साफा जो है सिर के ऊपर लोग बांध लेते हैं, तो पगड़ी बांधता था, तब उसका होलिया देखते ही बनता था। यानी जब रामचरण पगड़ी बांध लेता था तब देखने में बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ कहने का मतलब यह है, बड़ी शान से अपने व्यक्तित्व का रूप जमाने के लिए हमारे यहाँ आता है। यानी लेखिका कह रही हैं कि जब वो पहन के, कई बार कुछ लोगों को आदत होती है, देखिए जब अच्छे कपड़े पहनते हैं ना तो दिखाने के लिए यहाँ वहाँ अपने गली में या मित्रों के घर चले जाते हैं। और कई बार कुछ लोग तो हैं ऐसे जो पूछ भी लेते हैं कि कैसा लग रहा है, आज ही लिया हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक कि उसके दाम भी बताने लगते हैं कि यह कपड़ा कितने का है, अच्छा है ना, यहाँ से लाया वहाँ से लाया, इस तरह की बातें भी लोग करने लगते हैं। तो कह रहे कि लेखिका कह रही कि बताता कि आज वह किस रिश्तेदार के यहाँ दावत पर जा रहा है। उसकी पगड़ी पर चुन्नट लगी कलगी भिंडी जैसी दिखाई देती थी। उसकी पगड़ी जो होती थी और पगड़ी पर यहाँ एक चुन्नट जैसा कलगी लगा हुआ रहता था जो भिंडी के जैसा दिखाई देता था, और इसीलिए बच्चे जो है रामचरण को भिंडी भिंडी कह के चिढ़ाते थे। तभी बच्चों में से कोई कहता, वाह पगड़ी के ऊपर हरी भिंडी की कलगी कितनी फब रही है, यानी अच्छी लग रही है। जबकि वो भिंडी नहीं है लेकिन भिंडी जैसा दिखता है, और भिंडी कहने से रामचरण भी बहुत चिढ़ जाता है। इसलिए बच्चे जो है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, चिढ़ाने के लिए कहने लगते थे कि भिंडी बहुत अच्छी लग रही है। इतना सुनते ही रामचरण गुस्से में आकर पगड़ी उतार फेंकता था, गुस्से में आ जाता था और अपनी पगड़ी को उतार के फेंक देता था। उसे खोलकर झाड़ता, पगड़ी को खोलता था और फिर ऐसे झाड़ता था, उसको बड़बड़ाता, यानी कुछ न कुछ बोलता और बिखरे बालों को संवारता हुआ। जब पगड़ी खोलेंगे तो बाल बिखर जाएंगे, ठीक, और बाल जब बिखर जाते थे तो फिर वो क्या करता था, मैं क्या कर रहा हूँ, संवारता था, बालों को संवारना, ठीक है। और फिर गैरेज की ओर चला जाता, क्योंकि वो दुखी हो जाता ना, बच्चों ने उसे चिढ़ा दिया, उसका मन अब दुखी हो गया, फिर वो वापस चला जाता था। फिर दोबारा तैयार होने के बाद वह हमारी ओर भूल कर भी नहीं आता था। अब ये कह रहे हैं कि जब वो दोबारा फिर से तैयार होता था तो भूल करके भी इन लोगों की ओर नहीं आता था। मतलब अगर अब फिर वो आएगा तो ये लोग फिर उसको चिढ़ाएंगे, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए वह बेचारा अगली बार इन लोगों की ओर नहीं आता था। रामचरण हमारी माँ का बहुत आदर करता था। ये कह रहे हैं कि माता जी का वो बहुत आदर करता था, किनकी, लेखक की। माँ भी उसे अकेला होने के कारण जब तब खाने पीने की चीजें देती रहती थी। मतलब चूंकि भाई घर पे काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो घर के सदस्य के ही जैसा है और सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में आपके कोई नौकर चाकर हैं तो घर के सदस्य हैं और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव हमें करना चाहिए। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि भाई पर हम बच्चों को तो वह मुसीबत की जड़ समझता था। मतलब हम सभी बच्चों को रामचरण क्या मानता था कि ये सभी लोग परेशानी ही करते हैं, परेशान करते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं। वो इनको मुसीबत मानता था, आफत मानता था, विपत्ति मानता था। हम चार यानी मुन्ना भैया, आभा दीदी, हमारी ही उम्र के हरीश चाचा और मैं, यानी ये पूरे लोग एक ही उम्र के थे, लगभग थोड़े बड़े छोटे, और सभी लोग मिल करके रामचरण को चिढ़ाते। हमसे कोई न कोई अक्सर ही रामचरण की शिकायत पर माँ के सामने पेश होते रहते थे। यानी रामचरण शिकायत करता था, फिर इनमें से कोई ना कोई माता जी के सामने पेश होते थे। यानी जब रामचरण शिकायत करता था तो माँ इन लोगों को बुलाती थी, किसने कहा उसको बुला के लाओ, क्यों चिढ़ाया या किसने गाली दिया। फिर जब माँ के सामने ये लोग हाजिर होते थे, माँ को हमारा मुकदमा निपटाना पड़ता था। मतलब भाई बात तो रामचरण भिंडी की, उसकी भी बात माननी है, उसने शिकायत किया है तो सुनना ही पड़ेगा।
रामचरण को छोटी बेबी यानी मुझ पर बहुत विश्वास था। तो लेखिका कह रही हैं कि वो मुझे छोटी बेबी कहता था और मेरे ऊपर उसका बहुत भरोसा था। वह मानता था कि मैं खुद कोई शैतानी नहीं करती बल्कि सिखाने में आ जाती, जबकि ये करती थी देखो। लेकिन रामचरण के अनुसार लेखिका कोई शैतानी नहीं करती थी, जब बल्कि इनके बड़े भाई लोग अगर चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या सिखा रहे हैं तो ये भी उनके बहकावे में आ जाती थी। इसलिए वह अपनी शिकायतों के दौरान इनको हर समय अपना गवाह यानी विटनेस मान लेता था कि भाई ये लोग परेशान कर रहे थे और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, यानी कौन ये बात कर रहा है, रामचरण माँ के सामने, कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बेबी से पूछ लीजिए। तो कह रहे कि भाई अक्सर वो मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ही गवाह बनाता था और मैं हर समय उसके भरोसे को तोड़ देती थी, मतलब मैं गवाही सही नहीं देती थी। रामचरण को भिंडी से इतनी चिढ़ क्यों थी यह हमें नहीं मालूम। इन्होंने बताया कि भाई पता नहीं, लेकिन चिढ़ तो थी। उन दिनों भिंडी का मौसम न था और रामचरण को चिढ़ाने के लिए किसी योजना के न बन पाने के कारण हम लोग नारों का ही सहारा ले रहे थे। मतलब अगर भिंडी है तो भिंडी फेंक के या उसकी जेब में रख के या भिंडी दिखा के उसको परेशान कर सकते, चिढ़ा सकते। लेकिन भिंडी का सीजन नहीं है तो इनको भिंडी मिलेगी नहीं, इसलिए ये लोग अब नारा लगाते थे, यानी स्लोगन बोलते थे। देखिए ये लोग क्या बोलते हैं नारा कि रामचरण भिंडी की जय, भिंडी रानी जिंदाबाद, वोट फॉर भिंडी रानी। इस तरह 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 के नारे बोल करके बच्चे जो है बेचारे रामचरण को चिढ़ा देते। कई बच्चे तो हमारे क्लास में भी हैं जो बार बार बोलने पर भी चुप नहीं रहते हैं। खैर खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। जब कहा जाए कि चुप हो जाना है तो चुप हो जाना है। और ध्यान से सुनिए, आपको ही कह रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, कक्षा में ध्यान से सुनना भी होता है। केवल बोलते रहना, इधर उधर की बातें करना, या कलम नहीं है, बुक नहीं है, या मैं जो भी ये बात कह रहा हूँ मेरी इसी बात को फिर क्लास में मुझे याद दिलाना, ये एक हद तक अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं। तो ध्यान रखना, समझ जाना है। फिर रामचरण जोर जोर से पैरों को पटकता, दांत पीसता चला जाता। दांत पीसना मुहावरा है, यानी गुस्सा करना होता है ना, आप लोग भी करते हैं, सभी को पता है। गुस्से में आता है व्यक्ति और कभी कुछ नहीं बोल पाता है तो आदमी दांत पीसने लगता है। धीरे धीरे नारों ने कविता का रूप ले लिया। अब हम बड़े ही सुरीले स्वर में गाते, रामचरण राजा होगा, हम भिंडिस्तान बनाएंगे। यानी कविता की तरह ये लोग कहते थे कि रामचरण राजा होगा, हम भिंडिस्तान बनाएंगे। रामचरण राजा होगा, हम भिंडिस्तान बनाएंगे। इसी तरह बच्चे जो है गा गा करके रामचरण को चिढ़ाते थे। रामचरण कानों में कपड़े ठूंसता, कुछ इस तरह चेहरा बनाता जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो। तो इन बच्चों की बातों को सुन करके रामचरण कानों में कपड़े यानी कान बंद कर लेता था कि इनकी बात सुनाई ना दे, ठीक है। और चेहरा भी ऐसा बनाता, मतलब इनको इग्नोर करता था। एकदम उसके चेहरे पर ऐसा नहीं दिखता कि वो इनकी बातें सुन रहा है और ये दुखी है। एकदम इनको अनदेखा और इनकी बातों को अनसुना करके अपने काम में लगा रहता। लेकिन वह भी ऐसा कब तक करता, भाई कितनी देर तक कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल हो जाता है। और आखिर वह जब परेशान हो उठता तब गुस्से में भरा हुआ पिताजी के पास आता और कहता, साहब हमारा हिसाब कर दीजिए, मैं इसी वक्त यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, गाली सुनने नहीं आया हूँ। ऐसा कहते कहते बेचारा भावुक हो जाता था और अपना दुख जो है लेखिका के पिता के सामने प्रकट करता था। अगली वीडियो हम बहुत जल्दी ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।